हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी से मैं आज बात करूंगा मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन में थर्ड सेमेस्टर बी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो आज मैं उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर को 15 दिन बचा हुआ है और उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। लगभग 5 क्लास लगेगी, एक क्लास में 10 क्वेश्चन और उनके आंसर को मैं बताऊंगा। आप सब देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पदार्थों के विभिन्न यांत्रिक गुण क्या होते हैं। जो बोल रहा है कोई भी मटेरियल होता है तो उसके अंदर जो यांत्रिक गुण, उसके अंदर जो मटेरियल ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो चलिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, पदार्थों के विभिन्न यांत्रिक गुणों के नाम दे संक्षेप में। फटीग सामर्थ्य क्या होता है उसको भी बताइए। तो मैं चलिए आप सभी को बताता हूँ। पर सबसे पहले मैं बताऊंगा यांत्रिक गुणों के जो यांत्रिक गुण है मटेरियल, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहला आपका हो गया प्रत्यास्थता, दूसरा हो गया सामर्थ्य, तीसरा हो गया अप्रत्यास्था, चौथा हो गया तन्यता, पांचवा हो गया भंगुरता, छठवां हो गया नम्यता, सातवां हो गया कठोरता, आठवां हो गया कुटत्यता, नौवां हो गया दृढ़ता और 10वां हो गया विस्फरण। ठीक है। जब कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ होता है तो उनमें कम से कम कुछ, आपको मैंने 10 मटेरियल का नाम बताया, इसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, तभी वो मटेरियल बनता है। तो अगला फटीग सामर्थ्य क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। आप सभी को मैं पढ़ के उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि जो गलत ना हो इसलिए। चलिए मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सभी को समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। फटीग सामर्थ्य वह अधिकतम प्रतिबल होता है। जो आपका फटीग सामर्थ्य होता है वह अधिकतम प्रतिबल होता है जो किसी बदलते हुए भार की निश्चित साइकिलों के लिए लगाया जा सके। फटीग सामर्थ्य वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती रहती है। कहा था जो आपका फटीग सामर्थ्य होता है यह अधिकतम प्रतिबल होता है और यह वातावरण के अनुसार अपने आप में चेंजिंग लाता रहता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं फटीग। ठीक है। कंट्राफ्लेक्चर बिंदु किसे कहते हैं। अगला टॉपिक आपका सेकंड टॉपिक है, बोलता है कंट्राफ्लेक्चर बिंदु। कंट्राफ्लेक्सर होता है, हम उसको पढ़ते हैं कंट्राफ्लेक्चर या कंट्राफ्लेक्सर पढ़ सकते हैं। कंट्राफ्लेक्सर जो बिंदु होता है वो आपका होता है, कंट्राफ्लेक्सर जो बिंदु है, यह शब्द आघूर्ण आरेख, जो आपका कंट्राफ्लेक्सर बिंदु है, यह शब्द आघूर्ण आरेख से स्पष्ट है कि यह धनात्मक मतलब पॉजिटिव तथा ऋणात्मक निगेटिविटिव दोनों ही तरह का होता है। इस आरेख से हम देखते हैं या इस आरेख में हम देखते हैं कि नमन घूर्णपी बिंदु पर निगेटिविटी से पॉजिटिव या ऋणात्मक से धनात्मक होता है और अपना चिन्ह बदलता रहता है। परिभाषा के अनुसार धरण के जिस बिंदु पर नमन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है उस बिंदु को नमन परिवर्तन बिंदु अथवा गति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। धरण इसी बिंदु पर अपना झुकाव बदलती है। कह रहा है जब कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ होता है वो आघूर्ण पे डिपेंड करता है। आघूर्ण जो होता है, कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ होता है, कंपोनेंट होता है, जब वो घूमता है तो वो उसी से कंट्राफ्लेक्सर बिंदु जो है ऐड उसी से मिलती जुलती है। जब जैसे ये आपके दो मटेरियल हैं, एक निगेटिविटी है एक पॉजिटिविटी यहाँ पे, और यही पदार्थ घूम के इस तरह हो जाएं और एक पॉजिटिविटी निगेटिविटी की तरफ आ जाए और निगेटिविटी पॉजिटिव की तरफ चला जाए, तो जो उसके बीच में बिंदु होगा इसी बिंदु को हम बोलते हैं कंट्राफ्लेक्सर बिंदु। ठीक है। तो अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तीसरा टॉपिक आपका है खंड मापांक। खंड मापांक क्या होता है जल्दी से मैं बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। खंड मापांक, धरण मतलब बिम होता है। जैसे आपने कॉलम जो होता है, बिम जो होता है, आपने देखा होगा घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी घर होते हैं, जितने भी मकान होते हैं, उसमें बिना बिम के कोई भी घर बनाया नहीं जा सकता। तो उसी को हम पढ़ेंगे, धरण मापांक होता क्या। तीसरा टॉपिक आपका है
धारण की काट की उदासीन अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण आई तथा उदासीन अक्ष n माइनस ए से काट के किनारे पर या किनारे की अधिकतम दूरी y के अनुपात को उस काट का आकृतिमापक कहते हैं। इसे z से दर्शाते हैं। धरण की सामर्थ्य z के मान पर निर्भर करती है। इसका मान mm क्यूब होता है। z बराबर 1/y होता है। z बराबर I/m। आई जो आपका हो गया जड़त्वाघूर्ण हो गया, और जो y हो गया उदासीन अक्ष हो गया, जो खंड मापक हो गया, उसे z से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आगे मैं चौथा टॉपिक आपको बताऊंगा। कालम क्या होता है? कालम जिसे हम बीम बोलते हैं। कालम होता क्या है? आपने घर तो देखा होगा, उसमें कालम भी लगे होते हैं। तो होता क्या है कालम? कालम की डिफिनीशन क्या होती है रियलिटी में, तो हम उसको जानेंगे। कालम जो होता है आपका किसी ढांचे, बोल रहा किसी सांचे या ढांचे, मशीन या ट्रस का वह सदस्य जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थिर होता है और जिस पर सदैव अक्षीय संपीड़न पर भार या तथा उत्केंद्रित भार ही कार्य करे, उसे कालम कहते हैं। जैसे कि ये आपका कालम हो गया, इस पे ऊपर से या समान रूप से चारों तरफ से इस पे समान फोर्स लगता है, तो इससे हम कालम बोलते हैं, क्योंकि इस पे समान रूप से बल लग रहा होता है। छोटे और बड़े कालम में डिफरेंस क्या होता है? कम से कम दो डिफरेंस बताइए, बोल रहा है छोटे कॉलम और बड़े कॉलम। जैसे ये आपका दो कॉलम हो गया, एक छोटा कॉलम है एक बड़ा कॉलम है। छोटा कॉलम की कौन कौन सी खूबी है और बड़े कॉलम की कौन कौन सी खूबी है, तो चलिए मैं देखता हूँ। छोटे कॉलम्स को पहले मैं दोनों बताऊंगा। इसका तन्यता अनुपात या लपान के होता है, इसका तन्यता अनुपात या लपान के 30 से कम होता है, और इसकी लंबाई 30d से कम होती है। ये आपका छोटे कॉलम हो गया। और बड़ा कॉलम जो होता है, लंबे कॉलम जिसे बोलते हैं, इसका तन्यता अनुपात l/k 120 से ज़्यादा होता है। इसकी लंबाई 30d से ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं इतना ही बताना चाहूँगा। छोटे कॉलम एंड बड़े कॉलम में डिफरेंस हो गया और इसकी डिफिनीशन होगी। आप सभी लोग इतना देखिएगा। अगले बिंदु पे मैं अगला टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। थैंक यू सो मच।